आज हम मोल कॉन्सेप्ट के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला और कॉन्सेप्ट जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले मोल फाइंड करने का ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। क्या है? पहला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि ये हो सकता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। उसके बाद दूसरा है नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने के लिए क्या है कि जो मास क्वेश्चन में दिया होगा वो गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। मास चाहे किसी भी वैल्यू में क्यों ना हो, हमेशा हमें नीचे में ग्राम एटॉमिक मास ही रखना है। उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज सेम एज दैट ऑफ मोल। कभी भी अगर हमें ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड करने बोले या फिर क्वेश्चन में ग्राम मॉलिक्यूल्स दिया हो तो वो इक्वल टू मोल होता है। जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उसका मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होगा। जब नंबर ऑफ एटम फाइंड करना हो तब क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हमें मास दिया रहेगा, जैसे कि वाटर में हमें फाइंड करना है कि 18 ग्राम वाटर में हमें फाइंड करना है कि कितना एटम है। तो क्या करेंगे, पहले मोल फाइंड करेंगे। मोल फाइंड कैसे करेंगे? गिवन मास 18 ग्राम जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट जो कि वाटर का 18 होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 1। अब मोल का फॉर्मूला मुझे पता रहता है कि मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। हाँ, तो यहाँ से मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से आ गया 1, जो मोल आया था 1 इंटू एन एवोगाड्रो नंबर। इतना मॉलिक्यूल्स आया 18 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर में 3 एटम होता है, इसीलिए Na मोल में कितना एटम होगा? 3 इंटू Na। अब यहाँ पे वो सॉल्व करके बताया गया है। अब ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? व्हेन नॉट मेंशन डेंसिटी ऑफ वाटर ऑलवेज 1 ग्राम पर मिलीलीटर लेना है। मतलब जब कभी भी क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर मेंशन ना हो तो हमेशा 1 ग्राम पर मिलीलीटर फाइन लेना है। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लेना। क्या? 1 मोल एटम हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 1 मोल एटम का मास। ऐसे ही 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैज़ मास। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल्स हैज़ Na पार्टिकल, मीन्स 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होता है। 1 मोल गैस एट एसटीपी हैज़ वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर। मतलब कि 1 मोल अगर गैस एसटीपी पे है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। अब किसी क्वेश्चन में अगर हमें बोले कि दो कंपाउंड दिया हुआ है, वो बताना है कि वो एक साथ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उस केस में हमें क्या देखना है कि दोनों जो कंपाउंड है या फिर दोनों जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, और या तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए या फिर अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तभी दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। नहीं तो क्या होगा कि दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास का 2 फॉर्मूला है। क्या? पहला, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप। जितना भी आइसोटोप दिया गया है किसी भी एलिमेंट का, वो मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, उस पार्टिकुलर आइसोटोप के परसेंटेज का जो एटॉमिक मास होगा वो डिवाइडेड बाय 100। ऐसे ही एवरेज मोलर मास का क्या है कि समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मोल, कितना मोल दिया हुआ है परसेंटेज, एंड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास या फिर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। इस 2 फॉर्मूले से आ जाएंगे। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना हो तो क्वेश्चन में दिया होगा कि उसके आइसोटोप का परसेंटेज कितना है, मतलब आइसोटोप का परसेंटेज कितना है। अब हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या है, एक एलिमेंट X है, उसका 2 आइसोटोप है। फर्स्ट आइसोटोप जिसके एटॉमिक मास कितना है? 10 mu। सेकेंड 12 mu। 10 mu का परसेंटेज कितना है? 80%। 12 mu का परसेंटेज कितना है? 20%। अब हमें बोलेगा कि इस एलिमेंट X का एवरेज एटॉमिक मास क्या है वो फाइंड करना। तो हमेशा 2 चीज़ ध्यान रखना है। पहला कि जो लोएस्ट एटॉमिक मास है और जो हाईएस्ट एटॉमिक मास है, मतलब कि एवरेज एटॉमिक मास 10 से कम नहीं हो सकता है और 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब
कि एटॉमिक मास जो एवरेज आएगा वो हमेशा 10 और 12 के बीच में लाई करेगा। हाँ, और उसके पास लाई करेगा जिसका परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे कि इसमें एटॉमिक मास 10 का परसेंटेज 80% है, तो मतलब इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो 10 वाले के पास में होगा। तो इससे क्या होगा कि आसानी से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, ये वाला क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन 10.4 आया, मतलब कि 80% के पास वाला आंसर आया 10.4, और 10 और 12 के बीच में आया है आंसर। अब एक कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज बाय मास का। इस केस में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए गिवन कंपाउंड इक्वल टू मास ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस या फिर एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि कोई सा भी इंजाइम दे देगा या फिर प्रोटीन दे देगा और उसमें पूछेगा कि सल्फर का या फिर नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है। तो उस केस में क्या करेंगे कि यहाँ इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के आंसर फाइंड कर लेंगे। और अगर सेम क्वेश्चन में ये बोल दे कि मिनिमम मास हो, तो यहाँ पे मिनिमम किसी एलिमेंट का मास रखना है। मिनिमम मास कैसे, नाइट्रोजन का अगर मान लीजिए किसी प्रोटीन में नाइट्रोजन का मिनिमम मास पूछे तो क्या होगा, मिनिमम मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है मिनिमम 16। सेम इसी तरह से मिनिमम अगर पूछे तो एक एटम का कितना मास होगा वो रखना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर, जब मिक्सचर का फाइंड करना हो तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर रखना है। यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू PM बाय RT। PM बाय RT, P यहाँ पे क्या होता है प्रेशर, M क्या है मॉलिकुलर वेट। सिंस यहाँ मुझे मिक्सचर का फाइंड करना है तो मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर रखना है या फिर एवरेज वेट मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। अब वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, किसी सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि हमें वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन का फाइंड करना है। हाँ, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो फिर 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन का कितना वेट होगा वो ऊपर में रखना है, और नीचे में क्या है कि 10 मिलीलीटर हाइड्रोजन का कितना वेट होगा वो रखना है। तो वेपर डेंसिटी इस फॉर्मूले से आ जाता है। अब वेपर डेंसिटी, जब दूसरा फॉर्मूला क्या है, वेपर डेंसिटी मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है। और 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी मोलर मास ऑफ गैस देता है, मोलर मास ऑफ गैस देता है। जब वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलर मास ऑफ गैस आता है। अब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन या फिर योडियोमेट्री। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इस क्वेश्चन में क्या हमें बोलता है फाइंड करने के लिए कि कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन था, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम कितना रिएक्टेंट में बचा या फिर प्रोडक्ट में कितना वॉल्यूम बना, ये फाइंड करना होता है। इस केस में हमें क्या फाइंड करना रहता है, और देखिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, गैसियस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस गैसियस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। कितना रिएक्टेंट में था और कितना प्रोडक्ट में बना है, वो होता है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। अब किसी भी हाइड्रोकार्बन का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन का बैलेंस करने का एक ट्रिक क्या होता है, CXHY। ये कोई सा हाइड्रोकार्बन है, हमें X और Y नहीं पता है। हाँ, तो उसमें ऑक्सीजन कितना लगेगा, उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ट्रिक क्या है, X + Y डिवाइडेड बाय 4। अब इसका जो वैल्यू आएगा उतना ही ऑक्सीजन लगेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनता है, XCO2, मतलब यहाँ पे जितना कार्बन था वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आया है। और जितना हाइड्रोजन था हाइड्रोकार्बन में, सारा का सारा कहाँ पे आया है, वाटर में आया है। सेम उसी तरह से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी हो तो उसका बैलेंस करने का क्या ट्रिक है, X + Y/4 - Z/2, इतना ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पे XCO2 + Y/2 वाटर। अब कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि वाटर गैस फॉर्म में बना है,
तब तक गैस फॉर्म में नहीं लेंगे वाटर को, क्योंकि वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में बनता है। लेकिन जब क्वेश्चन में बोल दे कि वाटर गैसियस फॉर्म में बना है, तब हमें गैस फॉर्म में वाटर को लेना है। सेम उसी तरह यहाँ हाइड्रोकार्बन में जब नाइट्रोजन होता है तो उसका बैलेंस करने का ट्रिक, ऑक्सीजन का ये कार्बन कॉपर ऑक्साइड का ट्रिक क्या है, 2x + y/2 कॉपर ऑक्साइड यूज होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आता है कि कोई सा भी आपको हाइड्रोकार्बन दे देगा और बोलेगा कि उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है जब उसका वॉल्यूम हमें दिया रहेगा कि हाइड्रोकार्बन x मिलीलीटर था और वो बर्न होने के बाद y मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और z मिलीलीटर वाटर बनाया। तो उस केस में हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा वो फाइंड करना है। तो इसमें सिंपल वॉल्यूम को रिलेट करके हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। क्या, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में CXHY कोई सा भी हाइड्रोकार्बन है, हमें x और y इसमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 10 मिलीलीटर इसका दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन 10 मिलीलीटर था, और आफ्टर बर्निंग ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन we get 40 milliliter of carbon dioxide and 50 milliliter of water। तो अब हमें फाइंड करना है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या था। अब सिंपल क्या करेंगे, हम ऊपर में देख चुके थे कि जितना भी कंबसन में कार्बन डाइऑक्साइड आया था, सारा का सारा कहाँ से कार्बन आया था, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन कहाँ से आया था, इस हाइड्रोकार्बन से। और वाटर का जितना भी हाइड्रोजन था वो भी कहाँ से आया था, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन से। सिंपल, अब हम यूनिटरी मेथड से, ये देखिए इस क्वेश्चन में 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन दिया हुआ था और 40 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब अगर 1 मिलीलीटर बर्न होता तो 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। तो हमें ये पता लग गया कि कितना है हाइड्रोकार्बन में, कार्बन कितना है 4, कितना है 4, सिंपल यूनिटरी मेथड से। उसी तरह 10 मिलीलीटर को 50 मिलीलीटर से कंपेयर करेंगे तो जब 1 होगा तो कितना आएगा 5, लेकिन यहाँ पे 5 आया है, लेकिन वाटर में 1 मोल वाटर में कितना हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे कितना 5 मिला है। और हम यहाँ पे सिंपल इसको वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं, वॉल्यूम या फिर मोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर गैसियस में होता है या फिर लिक्विड में होता है, हम आगे देखेंगे, तो जो मोल होता है उसको हम सिंपल वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। उसी तरह हाइड्रोकार्बन का यहाँ से हाइड्रोजन कितना आ जाए 5 मोल आया, तो टोटल हाइड्रोजन उस हाइड्रोकार्बन में कितना है 5 × 2 मतलब 10। तो फिर उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो गया C4H10। एक बार और इसको ढंग से रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा आसानी से, नहीं आए तो बताना है। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैन बी, अब यहाँ पे वही सेम जो हम पहले बता रहे थे कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या क्या हो सकता है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम कब बोल सकते हैं, वॉल्यूम तब बोल सकते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो, नहीं तो नहीं बोल सकते, वॉल्यूम नहीं बोल सकते। वॉल्यूम कब बोल सकते हैं, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, गैसियस स्टेट में हो। मोल कब बोल सकते हैं, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल बोल सकते हैं। सेम उसी तरह मॉलिक्यूल्स कब बोल सकते हैं, किसी भी स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस कोई सा भी हो, मोल बोल सकते हैं आराम से। अब स्टेप क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहला कि इफ वैल्यू ऑफ एनी वन सब्सटेंस इज गिवन एंड अदर सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड, किसी एक सब्सटेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और अलग अलग का हमें फाइंड करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस गिवन, जिसका वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि मास दिया हुआ है, तो उससे पहले क्या करेंगे, पहले मोल फाइंड कर लेंगे। मोल फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस लिखेंगे। ये सबसे ज़रूरी है कि इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। अब क्या करना है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को जो दिया हुआ था उसको कंपेयर करके हम अलग अलग से फाइंड कर सकते हैं कि कितना मोल बना है प्रोडक्ट में। ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस एक्स का हमें मास दिया हुआ रहता और इस एलिमेंट का मोलिकुलर वेट भी पता रहता, तो फिर हम यहाँ से मोल फाइंड कर लेते। अब इक्वेशन को बैलेंस करके और ए डी ऐसे करके यूनिटरी मेथड से फाइंड कर लेते कि जेड कितना बना, ए कितना बनेगा, वो सारा फाइंड कर लेते। यहाँ कंबसन, अब हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट से क्या होता है, जब भी मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तब क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो क्या होता है, रेसिड्यू। अब इसका हमेशा मेटल ऑक्साइड बनता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन एक है, जब सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल मिलता है, सिल्वर मेटल मिलता है, कार्बन मेटल का ऑक्साइड नहीं मिलता है।
सिंपल क्या मिल गया, मेटल मिल गया, ये ध्यान रखना है। अब आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएजेंट रिएक्शन में, वो रिएजेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन दैट रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। और हमें जितना भी कैलकुलेशन करना है प्रोडक्ट फाइंड करने का, जो भी फाइंड करना होगा क्वेश्चन में, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही फाइंड करना रहता है। और लिमिटिंग रिएजेंट हमें कब फाइंड करना है, मतलब कब पता लगेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन में दो या दो से ज़्यादा रिएजेंट दिया होगा तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट उस केस में फाइंड करना है। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करते हैं, तो किसी भी रिएक्टेंट का जो मोल होता है उसको अगर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो बैलेंस इक्वेशन में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, उसको डिवाइड कर देते हैं मोल ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट मिलता है। और इसका जिसमें सबसे कम वैल्यू आता है वो रिएजेंट का क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में 2 एलिमेंट दिया हुआ है या फिर 3 एलिमेंट दिया हुआ है और हमें बोला है कि सारे का इक्वल मास है। उस केस में हमें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करेंगे कि सारे का मॉलिक्यूलर वेट का जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो उसका हम मास हो जाएगा। और इस ऐसे में क्या होगा कि मेरा मोल का जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन में आयरन और सल्फर दिया हुआ है और बोला है कि दोनों का इक्वल मास है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल आयरन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 56 और सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मास आ जाएगा। अब इससे आसानी कैसे हुआ, अगर मान लीजिए हमें मास मोल ऑफ आयरन फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, 56 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 56, मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना था, इक्वल मास था दोनों का, और उसको क्या किए, आयरन के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लिए, तो सिंपल मोल ऑफ आयरन कितना आ गया, 32। सेम उसी तरह सल्फर का भी मोल आ जाएगा। अब देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप क्या है। पहला है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल रिएजेंट, जितना भी रिएजेंट क्वेश्चन में दिया गया है उसका मोल फाइंड करना है। दूसरा क्या है, मोल फाइंड करने के बाद क्या करना है, राइट एंड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है उसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। अब क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड होगा, सारे का मोल और उस पार्टिकुलर एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उसको डिवाइड करेंगे, और जिसका सबसे वैल्यू कम आएगा वो उस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और जितना भी कैलकुलेशन करेंगे सारे उसी लिमिटिंग रिएजेंट के वैल्यू से करेंगे। परसेंटेज यील्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, परसेंटेज यील्ड का 2 फॉर्मूला, पहला मोल ऑब्टेन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मोल दैट कैन बी ऑब्टेन, मतलब कितना मोल ऑब्टेन हुआ है और मैक्सिमम कितना ऑब्टेन किया जा सकता था जब प्योर होता कंपाउंड तब, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही मास के टर्म में क्या है कि मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, मतलब कितना मास प्रोड्यूस हुआ है इम्प्योर जब था तब, डिवाइडेड बाय कितना मैक्सिमम मास प्रोड्यूस हो सकता था जब पूरा कंपाउंड क्या होता, प्योर रहता। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, उसमें जो भी सॉल्यूट है वो ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब। अब इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने का 3 सिंपल स्टेप है। क्या, पहला है कि क्वेश्चन में सारे एलिमेंट का परसेंटेज दिया होगा तो उस परसेंटेज को क्या करेंगे, एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। दूसरा, जितना डिवाइड आया है, जो भी डिवाइड करने के बाद वैल्यू आया है, सारे को जो सबसे कम वैल्यू आया है उससे डिवाइड करेंगे। समझे, पहले क्या करना है कि जो भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी, कोई सा भी एक कंपाउंड है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, हाँ, और उसका परसेंटेज दिया हुआ है, ए का परसेंटेज 1% है, बी 4%, सी 5%। अब उसका एटॉमिक मास ए का कितना है 10, बी का कितना है 20, सी का कितना है 30, तो 10 डिवाइडेड बाय 1, मतलब परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, 10 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ क्या था, ए बी सी था, ए बी और सी,
और उसका परसेंटेज कितना दिया गया है, परसेंटेज दिया है ए का 45%, बी का 25%, सी का 30%, और एटॉमिक मास कितना है, ए का 15, बी का 5, सी का 6। तो इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आया फर्स्ट, ए का कितना आया 3, बी का 5, सी का भी 5। अब क्या करना है कि सारे को जो भी वैल्यू आया है सबको क्या से किससे डिवाइड करेंगे, जो सबसे कम वैल्यू आया, मतलब सबसे कम 3, 5, 5 आया, सबसे कम कितना है 3, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो वैल्यू आएगा इंटीजर में आएगा। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल सिंपल अब ये क्या आएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा। अब इसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करके करेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला में ए का, बी का, सी का वैल्यू आ जाएगा। अब एन क्या होता है, एन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आएगा वो डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, उससे एन का वैल्यू आता है, और एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू वॉल्यूम। मोलैरिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, गिवन मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब हमेशा लीटर में ही वॉल्यूम रखना है। सेम उसी तरह से मोलैलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब यहाँ मोलैलिटी के केस में क्या इतना है, मास केजी में रखना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि मोलैलिटी एक ऐसा है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऐसा क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ना तो मोल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ना मास, इसीलिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल ऑफ ए, मतलब किसी भी, जैसे कि 2-3 कंपाउंड का मिक्सचर होगा तो किसी एक का मोल और डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल उस मिक्सचर में, तो मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल आता है। जो मोल का रेशियो होता है वही रेशियो मोल फ्रैक्शन का होता है, जो मोल का रेशियो होता है वही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है। अब रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी परसेंटेज बाय मास एंड डेंसिटी, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ए और बी क्या होता है, ए जनरली सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है और बी सॉल्यूट को, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेम उसी तरह रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, उसका फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू जीटा बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सिंपल ये याद रखना है कि मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, ए मतलब सॉल्वेंट और बी मतलब क्या, सॉल्यूट। सेम उसी तरह से एक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी का, यहाँ पे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रेशियो था, यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का। उसका क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू मोल ऑफ सॉल्वेंट, Na मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मिलीलीटर में रखना है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें मोलैरिटी आ जाता है। अब एक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके मोलैरिटी और मोलैलिटी का क्या रिलेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ सकता है, या फिर मोलैलिटी पूछ सकता है, या फिर मोलैरिटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, और बाकी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा।
अब डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है? डाइल्यूशन इक्वेशन सिंपल ये याद रखना है कि इनिशियल मोल जो है हमेशा हमेशा फाइनल मोल के इक्वल होगा, चाहे आप कितना भी पानी क्यों ना मिला ले मिक्सचर में। क्या है? इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल। हमें बस ये करना है कि इनिशियल मोल इक्वल टू इनिशियल मोल कितना था उसको इक्वल करना है फाइनल मोल से। तो इनिशियल मोल का एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मतलब इनिशियल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले को यूज करके सिंपल डाइल्यूशन इक्वेशन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है? एवरेज मोलर मास फाइंड करने के लिए m1v1 प्लस m2v2 सिंपली क्या है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ये यहाँ से m1 इंटू v1 क्या है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल। तो हमें सॉल्यूशन में जितना भी कंपाउंड है उसका मोल और डिवाइडेड बाय जितना वॉल्यूम दिया गया है सारे का वो ऐड कर लेंगे तो एवरेज मोलैरिटी आ जाएगा मिक्सचर का। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस विच विल, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो कि रिएक्ट या प्रोड्यूस या डिस्प्लेस, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का मास जो कि या तो रिएक्ट करता है या प्रोड्यूस करता है या फिर डिस्प्लेस करता है, क्या? किसको? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। सिंपल क्या हुआ? इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो कि या तो रिएक्ट करे 1 ग्राम हाइड्रोजन से या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन से या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से, या तो रिएक्ट करे या प्रोड्यूस करे या फिर डिस्प्लेस करे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो उस मास को, उस कंपाउंड का क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मास कहते हैं। और एक दूसरा सिंपल फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है? एसिड के केस में एन फैक्टर को क्या कहते हैं? बेसिसिटी। एसिड के केस में एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, मतलब वो एसिड कितना H+ दे सकता है। आपको ये याद रखना है कि ये एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में ये यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन दिख रहा है वो तीनों का तीनों नहीं देगा, ये एक एक्सेप्शन केस है। ये कितना देगा? जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 इतना ही हाइड्रोजन दे सकता है ये ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। बाकी के केस में H2SO4 2 हाइड्रोजन देगा, HCl 1 हाइड्रोजन देगा, लेकिन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के केस में ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है, जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 इतना एन फैक्टर होगा। सेम इसी तरह बोरिक एसिड में H3BO3 है, लेकिन उसका एन फैक्टर कितना होता है? 1। बोरिक एसिड को BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए वो कभी कभी लिख देते हैं BOH का होल थ्राइस, इससे लगता है कि बेस है, लेकिन क्या है? बोरिक एसिड। अब सेम उसी तरह अब एन फैक्टर ऑफ बेस को एसिडिटी कहते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब किसी भी आयन का एन फैक्टर कितना है? चार्ज उस आयन पे कितना है? किसी भी एलिमेंट का कितना एन फैक्टर होगा? एलिमेंट का वैलेंसी कितना है? आयनिक कंपाउंड का एन फैक्टर कितना क्या होगा कि चार्ज ऑन एन आयन या फिर केटायन कितना है, वो सिंपल उसका एन फैक्टर हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस अगर याद रख ले तो अच्छा है। एन फैक्टर ऑफ मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना होता है? 4। क्लोरीन का एन फैक्टर 2। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का एन फैक्टर 2। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, या फिर वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, या फिर मोल इंटू एन फैक्टर, या फिर वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। इस सब से हमें क्या आता है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। सिंपल एक ये है कि V वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इन वैन वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी विथ, इसका कोई मतलब नहीं है, विथ मैन मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर एंड वोमैन VOMEN, यहाँ पे W नहीं लिए हैं, हमें ये ट्रिक बनाना था इसीलिए वोमैन। V इन वैन विथ मैन एंड वोमैन, ये एक ग्राम इक्विवेलेंट का ये सारा फॉर्मूला होता है।
अब नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से हम देख ही चुके हैं कैसे फाइंड करना है। और नॉर्मेलिटी का दूसरा होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नमन, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आसान है, क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिएक्टेड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस। और उसको स्टोशियोमेट्रिक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि स्टोशियोमेट्रिक में क्या है। जैसे कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी, बस। और ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना ऊपर में हम सीख ही चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट, अगर एएमयू में मास दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है एक एटम का मास। अब यहाँ पे देखिए कि हीलियम का 4U या फिर 4 AMU मास दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि उसमें एटम कितना है। तो सिंपल क्या होगा? 16 डिवाइडेड बाय 4, मतलब मास गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो कितना होगा? 4, मतलब नंबर ऑफ एटम कितना है? 4 है, क्योंकि मास किस में दिया हुआ है? AMU में दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि मास 16 ग्राम है, तो अब क्या हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन ये ग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब Na एटम, मतलब जो भी मोल आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो इतना एटम होगा। ये एक डिफरेंस आप देखेंगे, यहाँ पे 16U था तो 4 एटम आया, और 16 ग्राम था तो 4 Na एटम आया। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये कन्वर्ट करने का तरीका है। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर किसी भी सॉल्यूशन का डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तब उस केस में क्या होता है? मोलैलिटी हमेशा मोलैरिटी से ज़्यादा होता है। किसी भी सॉल्यूशन का अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है तो उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी हमेशा उसके मोलैरिटी से ज़्यादा होगा। ये आपको सिंपल याद रखना है। ये कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछता है तो सिंपल आप आंसर टिक कर सकते हैं। अगर एसटीपी पर डेंसिटी पूछे, कभी भी अगर एसटीपी पर डेंसिटी पूछता है तो उस केस में वॉल्यूम हमें 22.4 लीटर लेना है अगर नहीं दिया हुआ है, और मास क्या होगा? मोलिकुलर वेट उस कंपाउंड का। ऐसे ही देख लेते हैं आइसोटोन्स, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी दो एलिमेंट में अगर सेम न्यूट्रॉन है तो वो एक दूसरे का आइसोटोन होगा। और आइसोडाइफर क्या होता है? दो एलिमेंट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भी डिफरेंस है अगर सेम आ रहा है तो वो आपस में क्या हो जाता है? आइसोडाइफर हो जाता है। और यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और आगे हम देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट का जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसका वीडियो लाएंगे।